यहाँ पे देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है विच इज द डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है ओनली हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश में बस आपको दिए गए हैं। एक्सप्लेन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में किए जाएंगे जिससे आपको समझना इजी रहे। तो जो भी लोग पेपर्स की PDF लेना चाहते हैं बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, और साथ ही साथ प्राइस भी ड्रॉप आउट किए गए हैं कि आपको इतने सारे पेपर्स अवेलेबल एक ही बार में हो जाएंगे। तो कौन सा डिसऑर्डर है इनमें से मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के कारण होगा? डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन दैट मीन्स हाई BP, हर्निया या फिर सीजर्स। कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पर जो कैसे होगी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के कारण? तो वो होगी डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी? डायबिटीज मेलाइटस। जो यहाँ पर बात की जा रही है मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर की, आपको एक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पूछा जा सकता है, वो है गट को लेके आपको आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में पूछे तो होगा डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट वन, Which drug is used to manage severe eclampsia, pre-eclampsia and acute nephritis in children? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें पूछ ली गई कि कौन सी मेडिसिन यूज होगी सीवियर एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया और बच्चों में एक्यूट नेफ्राइटिस को ट्रीट करने के लिए। एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, नॉरएड्रेनालिन या फिर MgSO4 सभी फर्स्ट लाइन ड्रग है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया की बात करें तो इसके लिए यूज होता है MgSO4, लेकिन बच्चों में नेफ्राइटिस के लिए पूछा है तो भी MgSO4 ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट और MgSO4। या तो आप इन क्वेश्चन को वन लाइनर क्वेश्चन मान सकते हैं या फिर वन लाइनर पॉइंट के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप वन लाइनर डायरेक्ट आंसरिंग वाले क्वेश्चन वो पढ़ा है, या फिर आप डायरेक्ट वन लाइनर एक लाइन में क्वेश्चन लिखते हो सामने आंसर लिखते हैं जिसमें आपको ऑप्शन ना देखें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप उस तरीके से भी मान सकते हैं क्योंकि एक्यूरेट ही आंसर है, गलती की आपके पास गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अनरिजर्व्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक प्रोग्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक। तो यदि अनरिजर्व्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, यदि वो आगे और ज्यादा कंडीशन वर्स्ट आउट करता है, कौन सा शॉक है जो कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है? एनाफ्लेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक या फिर न्यूरोजेनिक शॉक। कौन से शॉक में जो प्रोग्रेस करके कन्वर्ट हो सकता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक? तो होगा कार्डियोजेनिक शॉक। कौन सा? कार्डियोजेनिक। वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर द एक्सपोजर। तो कौन सी वैक्सीन है आफ्टर द डिसीज होने के बाद, एक्सपोजर के बाद है जो एडमिनिस्टर की जाएगी? मीजल्स, टाइफॉइड, मम्स या फिर रेबीज। तो कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी आफ्टर द एक्सपोजर? तो वो होगी यहाँ पर रेबीज वैक्सीन, क्योंकि रेबीज आप पहले से नहीं दे सकते। रेबीज का टीका आपने कभी भी नहीं सुना होगा, पहले से दिया। टाइफॉइड दिया जाता है, मम्स दिया जाता है, मीजल्स दिया जाता है, लेकिन जब आपको डॉग बाइट कर जाए उसके बाद डॉग को और आपको दोनों को रेबीज की वैक्सीन दी जाती है। तो यहाँ पर आफ्टर एक्सपोजर वैक्सीन सिंगल वैक्सीन है, वो क्या है? रेबीज वैक्सीन। रेबीज का एक क्लासिकल साइन एग्जाम में आता है तो वो होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। नेगरी बॉडीज किस में बनती है? वो बनती है रेबीज में। आपने सुना होगा कुत्ते के काटने के कारण आदमी पागल हो गया, तो वो नेगरी बॉडीज फॉर्मेशन के कारण ही नर्व्स को डैमेज करेंगी। तो इसीलिए पर्सन अलग अलग तरीके की हरकतें करेगा, पानी से डर लगेगा, उसको हाइड्रोफोबिया कहेंगे। तो रेबीज का क्लासिकल साइन पूछें तो क्या? हाइड्रोफोबिया और फियर ऑफ वाटर। दूसरा नेगरी बॉडीज, तो नेगरी बॉडीज भी किस में बनती है? रेबीज पे। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन तो है रेबीज वैक्सीन। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशन दैट आर एसोसिएटेड विद पुअर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन पोस्ट नेटल लाइफ इन अ न्यूबॉर्न इंक्लूड। कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे यदि कम खाना, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है पोस्ट नेटल लाइफ में, न्यूबॉर्न बेबी में। यदि आफ्टर द डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बेबी की केयर में उसकी न्यूट्रिशन भी सही से नहीं है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो क्या देखने को मिलेगा? स्टंटिंग, फास्टिंग, एडवर्स न्यूरोलॉजिकल आउटकम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जब बच्चे को खाने पीने नहीं मिलेगा आफ्टर द डिलीवरी के बाद, पोस्टनेटल लाइफ में प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं हो पाएगा, तो स्टंटिंग भी होगी, मसल वास्टिंग होगा,
न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा न्यूट्रिशन की कमी के कारण। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a restaurant a person suddenly collapses choking while eating food. The ideal method to clear the airway is to use which of the following method? तो यदि आपके सामने रेस्टोरेंट में आप चाट खा रहे, फुल्की खा रहे, डोसा इडली जो भी खा रहे हो, अचानक से कोई मरीज खाते खाते चोक हो और उसको कोलैप्स हो जाए, तो आप यहाँ पर उसका एयरवे क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर देंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर देंगे, हेमलिच मैन्यूवर देंगे या फिर वाल्साल्वा मैन्यूवर देंगे? कौन सा मैन्यूवर आप उसके लिए अपनाएंगे? तो यदि मरीज आपके सामने खाते खाते चोक कर जाए या फिर कोलैप्स हो जाए और आपको लगता है कि अपर एयरवे में कुछ फंस गया है, तो उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे? हेमलिच मैन्यूवर अपनाएंगे। कौन सा मैन्यूवर? हेमलिच मैन्यूवर यूज करेंगे। ये हेमलिच मैन्यूवर MPCHO के पेपर में आ चुका है, लेकिन उस टाइम पे एग्जाम में आपको डायरेक्ट इमेज दे के पूछा गया था कौन सा मैन्यूवर परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट वन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है? ऑप्शन में दिया है डायस्टोलिक BP प्लस सिस्टोलिक BP डिवाइडेड बाय 3, डायस्टोलिक BP प्लस 2 इंटू सिस्टोलिक BP डिवाइडेड बाय 4, सिस्टोलिक BP प्लस डायस्टोलिक BP, सिस्टोलिक BP प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक BP डिवाइडेड बाय 3। अब आपको आर्टेरियल मीन आर्टेरियल प्रेशर पूछा है, MAP पूछा है, पल्स प्रेशर पूछते तो आप कहते सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू पल्स प्रेशर, लेकिन मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक BP प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक BP डिवाइडेड बाय 3। जो आपका सिस्टोलिक BP है 120 प्लस 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, कितना आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है, in compensatory stage of shock the patient's blood pressure remains within normal limit. The factors that contribute to maintain adequate cardiac output are। कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक में यदि मरीज का BP क्या है? नॉर्मल है, तो यहाँ पर एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट के लिए सही फैक्टर क्या है? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, वैसोकॉन्ट्रिक्शन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट या फिर इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी। तो आफ्टर द स्टेज के बाद, शॉक की स्टेज के बाद मरीज का BP नॉर्मल रहता है, तो यहाँ पर जो एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, सही कार्डियक आउटपुट के लिए जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? हाथ पैर को चलाते रहना, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। विच पार्ट ऑफ द आई दैट इज अफेक्टेड इन कैटरैक्ट? तो कैटरैक्ट में है जो आंखों का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? ऑप्शन में पीपल या फिर लेंस एंड आइरिस या फिर रेटिना। तो क्या है जो यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो क्या होगा? अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो पार्ट अफेक्ट होगा कैटरैक्ट को क्या कहा जाता है? क्लाउडिंग ऑफ ओपेसिटी ऑन द लेंस। जो आपकी आंखों के लेंस उन पर क्या छाना? ओपेसिटी, मतलब धुंधलापन है जो देखने को मिल रहा, क्लाउडिंग देखने को मिल रहा है, वो कहलाता है कैटरैक्ट। इसको हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। क्या कहेंगे? मोतियाबिंद। तो आंखों का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है कैटरैक्ट में? तो वो है आपके लेंसेज। क्या है? आंखों की लेंस जो कि अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको यदि कैटरैक्ट में पूछे कि अफेक्टेड पार्ट क्या है, तो लेंस और कैटरैक्ट के कारण ही इंडिया में सबसे ज्यादा जो ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का रीजन है वो एक ही है, वो क्या है? यहाँ पर कैटरैक्ट। तो यहाँ पर यदि आपको पूछे इंडिया में जो एडल्ट्स, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अंधेपन का, ब्लाइंडनेस का मेन रीजन क्या है, तो वो है कैटरैक्ट। यदि बच्चों में अंधेपन का जो रीजन पूछे वो होता है विटामिन A की कमी के कारण होने वाला ज़ेरोफ्थैल्मिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर यदि आपको पूछते हैं ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा में क्या होगा? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी और अंधे होने का रिस्क ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर यदि आपको एक तो 2 क्वेश्चन मेनली आपको आइज वाले पार्ट से आते हैं। एक तो यही कि इंडिया में अंधे होने का जो रीजन है वो क्या है? वो मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। तो सबसे ज्यादा आंखों की जो सर्जरी होती है वो भी इसी मोतियाबिंद के लिए होती है।
तो यहाँ पर लेंस के ऊपर क्या होगा, क्लाउडिंग छा जाएगी, एक धुंधलापन छा जाएगा, उसको अलग किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉज, यदि जो भी लेडी प्रेगनेंसी में क्या करेगी, स्मोकिंग करेगी तो क्या होने की रिस्क रहेगी, IUGR और लो बर्थ वेट बेबीज एंड अबॉर्शन, या फिर इंक्रीज चेंज ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होने का रिस्क ज्यादा रहेगा, यदि प्रेगनेंसी के टाइम पर स्मोक करते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, तब क्या होगा, तब होगा सभी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी भी हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबीज भी हो सकते हैं, अबॉर्शन भी हो सकता है, और कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस भी रह सकते हैं कि जो अपकमिंग होने वाला बेबी है उसमें कुछ ना कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट है जो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्मोकिंग यदि प्रेगनेंसी के टाइम पर स्मोक करते हैं तो क्या होगा, ये सभी कंडीशन है जो हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ द बेबी इज लेस देन 2.5 kg एट द बर्थ इज कॉल्ड। ये जितने भी क्वेश्चन है उन सभी के लिए रामबाण की तरह रहने वाले हैं, जो ANM, GNM और CHO का पेपर देने वाले हो। इवन UPPSC में भी आप पुराना पेपर उठा के देखिए, उसमें भी इन क्वेश्चंस में से 5 से 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप लोग UPPSC का पेपर चैनल पर अपडेट एक बार जरूर देखना। तो यदि बच्चे का वजन 2.5 kg से कम है तब उस बच्चे को क्या कहा जाएगा, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, प्रीटर्म बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, या फिर पोस्ट टर्म बेबी। तो यदि बच्चे का वजन 2.5 kg से भी कम है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तब उस बच्चे को कहा जाएगा प्री टर्म बेबी। क्या कहा जाए, सॉरी, लो बर्थ वेट बेबी। प्री टर्म बेबी का मतलब है कि बच्चा 37 वीक्स के पहले ही क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए, बिफोर 37 वीक के डिलीवर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, प्री टर्म बेबी। लो बर्थ वेट बेबी का मतलब है कि बच्चा बिलो 2.5 kg वजन से कम हो, टर्म पूरा हुआ है, मतलब 37 हफ्ते पूरे हो गए लेकिन तब भी बच्चा पैदा हुआ तो 2.5 kg से कम का हुआ तो वो कहलाएगा लो बर्थ वेट बेबीज। और यहाँ पर यदि बच्चे का बात करें पोस्ट टर्म बेबी की, तो आफ्टर 42 वीक्स के जेस्टेशन के बाद, आफ्टर 42 वीक के जेस्टेशनल पीरियड के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहलाते हैं पोस्ट टर्म बेबी। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, मतलब जो जेस्टेशनल एज है वो 37 हफ्ते ही रही, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट उसके बच्चे का वजन भी 2.5 kg हुआ है, लेकिन बच्चे की जो हाइट है वो क्या छोटी सी रह जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, एंटीनेटल चेकअप इंक्लूड्स। तो एंटीनेटल चेकअप में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, यूरिन टेस्ट, वेट मेजरमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर एंटीनेटल चेकअप में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, तो जब भी एंटीनेटल विजिट के लिए जाएंगे तो एटलीस्ट WHO के अकॉर्डिंग 4 विजिट नेसेसरी है। हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, यूरिन टेस्ट होगा, वेट चेक किया जाएगा। वेट एटलीस्ट जो पूरी टर्म प्रेगनेंसी की हम बात करें तो 11 kg तक वेट गेन होना चाहिए। कितना, 11 किलोग्राम, जो WHO के अकॉर्डिंग है वो क्या है, 11 किलोग्राम तक एटलीस्ट वेट है जो बढ़ना चाहिए। और तो वेट इसलिए चेक किया जाए क्योंकि जब माँ का वेट बढ़ेगा तभी पता चलेगा कि बच्चे का हेल्थ है जो अच्छी हो रही है नहीं। यूरिन टेस्ट किया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा, ब्लड शुगर लेवल चेक करने, ब्लड शुगर लेवल चेक, आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ तो नहीं रहा है उसके लिए। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किया जाएगा कि एनीमिया की कंडीशन डेवलप तो नहीं हो रही है। तो एंटीनेटल चेकअप में सभी इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, ड्यूरिंग कम्युनिटी विजिट व्हाट शुड द CHO सजेस्ट टू कंट्रोल द वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पे आप जाते हैं कम्युनिटी विजिट के लिए, और एज अ ANM आप जाते हैं या स्टाफ नर्स जाते हैं, तो यहाँ पर CHO ही जाते हैं जनरली और ANM जाएंगे विजिट करने। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे, डिस्करेज कलेक्शन ऑफ वाटर इन वेस्ट ऑब्जेक्ट, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट्स, यूजिंग बेड नेट्स एंड फुल स्लीव्स क्लॉथिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। वेक्टर बॉर्न डिसीज का मतलब है कि डिसीज को फैलाने के लिए मच्छर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसकी मच्छर की जरूरत पड़ेगी। तो उसी वेक्टर बॉर्न डिसीज को आप कैसे कंट्रोल करने को कहेंगे कि कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें, क्योंकि पानी में क्या होंगे, लार्वा पनपने का डर रहता है, इसलिए। दूसरी चीज है यहाँ पर कि इंसेक्ट रिपेलेंट्स स्प्रे करते रहें टाइम टू टाइम। तीसरा है
कि जो मच्छरदानी है, जिसको मॉस्किटो नेट या फिर बेड नेट के नाम से भी आप जान सकते हैं, तो वो लगा के रखे जब भी सोए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, जिससे आपको ना ही मच्छर काटे और ना ही आप बीमार पड़े। तो यहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिसीज के लिए सभी चीजें क्या रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड मेंबर ऑफ ए फंक्शनरी बिसाइड्स आशा एंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो 3 मेंबर होते हैं, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और तीसरा मेंबर कौन सा है? ऑप्शन में आपको एएनएम, अटेंडेंट, आंगनवाड़ी सहायिका या फिर ननद। अब क्या होगा तीसरा मेंबर? आशा रहती है, आंगनवाड़ी वर्कर रहती है, और तीसरा मेंबर होता है एएनएम। कौन सा? एएनएम रहेगा क्या तीसरा मेंबर। नेक्स्ट इज ब्लड स्ट्रैंड सर्वाइकल म्यूकस आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ लेबर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ब्लड स्ट्रैंड सर्वाइकल म्यूकस ओपन होता है जब भी लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो ये क्या कहलाता है? सो, ब्लड, पस या फिर सर्वाइकल टीयर। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद क्या होगा कि जो सर्विक्स है, सर्वाइकल ओस क्लोज हो जाती है, और यहाँ पर एक क्लोज कैसी होती है? एक म्यूकस प्लग के द्वारा। लेकिन जब लेबर पेन आना स्टार्ट होते हैं, सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट होती है, तो ये म्यूकस प्लग ओपन होने लगता है, और ये म्यूकस प्लग ओपन होता है तो इसमें इस म्यूकस के साथ साथ कुछ ब्लड भी आता है, और ये कहलाता है क्या? शो। क्या कहलाएगा? शो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? शो। और इसको ब्लडी शो भी कह सकते हैं, और शो के नाम से भी आप जान सकते हैं कि जब भी लेबर स्टार्ट होता है तो जो सर्विक्स का जो कैप कह सकते हैं आप, कैप जब ओपन होगा, और ओपन होगा तो कुछ ना कुछ बाहर आएगा, तो सर्विक्स का जो म्यूकस प्लग बना है वो तो बाहर आएगा ही, साथ में कुछ ना कुछ ब्लड भी आएगा, तो क्या कहलाता है? ब्लड शो। नेक्स्ट वन, हाउ विल यू प्योरीफाई द वेल वाटर। तो कुएं के पानी को आप कैसे प्योरीफाइड करेंगे? क्लोरीन से, कार्बन से, पोटेशियम से कि आयोडीन से? तो कैसे आप प्योरीफाइड करेंगे कुएं के पानी को? कुएं के पानी में है जो क्लोरीन, किससे? क्लोरीन के थ्रू है जो आप उसको क्लीन कर सकते हैं, क्लोरीन यूज करके। नेक्स्ट वन, विच फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या अफेक्ट कर सकता है? मैटरनल न्यूट्रिशन, हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक बच्चा है, मान लीजिए, उसको क्या क्या अफेक्ट करेंगी चीज़ें। तो यहाँ पर उस बच्चे के लिए मैटरनल न्यूट्रिशन कैसे, जब माँ अच्छा खाएगी पिएगी नहीं तो उस बच्चे को कैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा? हेरिडिटरी, जेनेटिक्स, यदि कुछ चीज़ें आपकी फैमिली में हुई है, मान लीजिए कि फैमिली में किसी को फेब्राइल फिट्स की प्रॉब्लम रही है, या सीजर्स की प्रॉब्लम रही है, हाई बीपी की समस्या रही है, तो जो अपकमिंग होने वाला बच्चा है उसको भी अफेक्ट करेंगी ये चीज़ें। इन्वायरमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए आप ईस्ट इंडियन है, लेकिन आपको नॉर्थ में भेजा जाए तो वहाँ का वेदर अलग होगा, साउथ में भेजें तो अलग होगा, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी अलग फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। हर एक चीज़ें बच्चे की हेल्थ को क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज इंक्लूडेड इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो एसटीडी में इंक्लूडेड है? सिफिलिस, गोनोरिया, कैनक्रॉइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सी है जो यहाँ पर इंक्लूडेड है? तो जो यहाँ पर डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में इंक्लूडेड है वो क्या है? वो है ऑल ऑफ दी अबव। सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है और कैनक्रॉइड भी है। तो कैनक्रॉइड, जो सिफिलिस है, सिफिलिस ट्रिप्नोवा पैलिडियम से होगा, गोनोरिया निसीरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से होगा। अब जो कॉर्क्रॉइड है ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, लेकिन ये फैलेगी कैसे? हीमोप्लस ड्यूक्रियाई से। किससे? हीमोप्लस ड्यूक्रियाई से। ये जेनाइटल अल्सर्स क्रिएट करेंगे, और साथ ही साथ एक कंटेजियस और क्यूरेबल डिसीज भी है। क्यूरेबल का मतलब यदि समय पर ट्रीटमेंट मिला तो इससे बच भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कंटेजियस मतलब एक से दूसरे को हो सकती है सेक्सुअली। पेनफुल, जो अल्सर का फॉर्मेशन होगा जेनाइटल ऑर्गन्स में, और इसका जो बैक्टीरिया है क्या? हीमोप्लस ड्यूक्रियाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि कौन सी डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो ये तीनों है। नेक्स्ट वन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज कॉल्ड।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, लेबर की प्रोग्रेस का क्या है, पार्टोग्राफ है, कंगारू मदर केयर है, अपगार स्कोर है कि नन ऑफ द अबव। लेबर की बात की जा रही है तो अब लेबर में ना कंगारू मदर केयर आएगा ना अपगार स्कोर आएगा। अपगार स्कोर तो बेबी का चेक किया जाएगा आफ्टर द डिलीवरी विद इन 1 मिनट और आफ्टर द 5 मिनट। कंगारू मदर केयर उन बच्चों के लिए जरूरी है जिनका वजन कम होता है, लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, उनके लिए कंगारू मदर केयर दी जाती है। एटलीस्ट एक सेशन 1 आवर का होना चाहिए। यहाँ पर ग्राफिक्स की बात की जा रही है तो ये क्या है, पार्टोग्राफ। क्या होगा, पार्टोग्राफ। सर्विक्स कितनी डायलेट हो रही है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, क्या FHR है, ये सब चीजें इसमें चेक की जाएंगी। नेक्स्ट वन, वाइट हॉट स्पॉट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो वाइट हॉट स्पॉट है जो क्या है, वाइट हॉट स्पॉट है किसकी कमी के कारण होंगे। ऑप्शन में यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो वाइट हॉट स्पॉट होते हैं विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, व्हेन शुड द ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो कब है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करना है, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर हाफ आवर, आफ्टर 2 आवर या फिर एज सुन एज पॉसिबल। अब आपको क्वेश्चन में 1 आवर भी है, एज सुन एज पॉसिबल भी है और हाफ आवर भी है। अब आप बताइए कि कब है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे चाइल्ड बर्थ के बाद। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की जाती है जनरली विद इन 30 मिनट, लेकिन जब आपको ऑप्शन में हाफ आवर और एज सुन एज पॉसिबल है तो आप किसको चूज करेंगे। तो यदि आपको इस तरीके से ऑप्शन में आ जाए कि 1 घंटा भी है, हाफ आवर भी है और एज सुन एज पॉसिबल है, तो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ एज सुन एज पॉसिबल हो सके ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट कराना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। नेक्स्ट वन, सुप्राप्यूबिक पेन इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग। सुप्राप्यूबिक पेन है जो क्या है, सुप्राप्यूबिक पेन है क्या रिलेट, कहाँ के दर्द, कहाँ पे आपको कौन से ऑर्गन में पेन हो रहा है उसके कारण होगा। स्टमक में, यूरिनरी एंड यूट्राइन कॉजेस के कारण, अपेंडिक्स के कारण, पेरिटोनियल कैविटी के कारण। अपेंडिक्स में तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में पेन होगा, लेकिन स्टमक होगा तो वो भी अलग से होगा आपको राइट साइड। यहाँ पर सुप्राप्यूबिक पेन की बात की जा रही है। सुप्राप्यूबिक का मतलब है बिलो द अम्बिलिकल रीजन, और पेन होता है यूरिनरी और यूट्राइन कॉजेस के कारण। किसके कारण, यूरिनरी और यूट्राइन कॉजेस के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर इज अबाउट 80% ऑफ कॉज इज ड्यू टू। सर्वाइकल कैंसर है, क्या है, सर्वाइकल कैंसर है तो इसका जो रीजन है 80% क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी या फिर अल्कोहल एब्यूज। क्या है इसका रीजन। तो सर्वाइकल कैंसर का जो रीजन है वो क्या है, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और HPV वायरस। क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और HPV वायरस इसका मेन रीजन है। नाउअडेज 14 साल से ज़्यादा उम्र की गर्ल्स के लिए बहुत जल्दी इंडिया है जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सर्वाइकल कैंसर की जो HPV वैक्सीन भी ले आएगा और वो हर एक गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेलेबल कराई जाएगी जो भी 14 साल से ज़्यादा उम्र की गर्ल्स रहेंगी। और सर्वाइकल कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग की जाती है वो होता है पेप स्मीयर, एग्जाम में आपको आती है अरे स्पेक्टुला के थ्रू सर्वाइकल म्यूकस जो स्पेसिमेन लेके चेक किया जाएगा। तो सर्वाइकल कैंसर का जो 80% रीजन है वो क्या है, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। स्पाइना बाइफिडा कैन बी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पाइना बाइफिडा किसकी कमी से होगा, विटामिन बी, फॉलिक एसिड इन द मदर, जिंक या फिर ऑल ऑफ द अबव। स्पाइना बाइफिडा क्या है, स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपने पढ़ा है, होता है फॉलिक एसिड की कमी के कारण। प्रेगनेंसी में एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही पता चले कि प्रेग्नेंट है या फिर कंसीव करना चाहते हैं, माँ को क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड की टैबलेट। क्यों दी जाती है, क्योंकि कंसीव करने के टाइम के बाद, आफ्टर द कंसीव के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद सबसे पहले बच्चे की बनती है न्यूरल ट्यूब, और उस न्यूरल ट्यूब को डेवलप होने के चाहिए पड़ता है क्या, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में। आपकी बॉडी में होता है लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना जरूरी है, इसीलिए बाहर से दिया जाता है। यदि कंसीव करना चाहते हैं जब से लेना स्टार्ट करें तो भी बेटर है, लेकिन आपको जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, कंफर्म होता है प्रेगनेंसी, तो डॉक्टर को आप जाके चेक कराएं, डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड देना स्टार्ट करेगा। वो इसका रीजन यही है कि फॉलिक एसिड से है जो
क्या प्रिवेंट कर सकते हैं स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन को। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन AFP का लेवल ज़्यादा होगा यदि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो डेवलप हुआ है तो। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी डोज ऑफ विटामिन A इज गिवन 0 to 5 ईयर एज ग्रुप चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में आता है कि बच्चे की उम्र, ये यहाँ पे बताया गया है कि जो 0 से 5 साल तक की उम्र वाले जो बच्चे हैं उनमें विटामिन A का कितना डोज दिया जाता है, सॉरी कितने डोज टोटल दिए जाते हैं, 2, 5, 9 या फिर 6। टोटल डोज की बात की जा रही है तो वो होते हैं कितने, 9। कितना होता है, 9। विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत जब मीजल्स वैक्सीन दी जाती है उसी के साथ इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का क्या मतलब है, असेसमेंट ऑफ यूट्रस, ओव्यूलेशन ऑफ यूट्रस, द रिटर्न ऑफ यूट्रस टू नॉर्मल स्टेज या फिर नन ऑफ द अबव। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब क्या होगा, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब होगा कि यूट्रस का अपनी वापस से नॉर्मल स्टेज में मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक होना, वो कहलाता है इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। क्या है, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब यूट्रस का वापस से अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक होना। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यही जो एक होता है सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन का मतलब क्या है, यूट्रस अपनी दोबारा से नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक नहीं हो पा रही है, वो कंडीशन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, यदि सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन होती है मतलब यूट्रस वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में कवर रिवर्ट बैक नहीं हो पा रही, कुछ केसेस में प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो इन्वोल्यूशन का मतलब क्या है, वापस से रिवर्ट बैक होना। क्योंकि जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में यूट्रस होती है वो होती है कितनी, 60 ग्राम की, कितना 60 ग्राम की, लेकिन प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम तक है जो क्या होगी, स्ट्रेच आउट होगी। तो यहाँ पर वजन कितना कंसीडर किया जाएगा, 1 kg। तो इसको नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक होना कहलाएगा इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट वन, ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी ऑफन सीन अमंग पेशेंट विथ। तो टीबी है जो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, कॉमन है किस तरीके के मरीज में, HIV वाले में, जिसको रीनल इन्फेक्शन हुआ है उसको, हार्ट डिसीज वाले को, कि ब्लाइंडनेस वाले को। टीबी है जो कॉमन है किसमें, टीबी का कॉमन होता है HIV वाले मरीज में, क्योंकि इस तरीके के मरीज में इम्यूनिटी बिल्कुल वीक होती है और जो अपॉर्चुनिटी पाकर HIV वाले मरीज में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई अपनी एंट्री करेगा। तो ये क्या, जो कॉमन जिसको कैंसर होता है तो उसको भी टीबी होने का रिस्क रहता है, HIV तो भी, क्यों, क्योंकि इन जो कंडीशन है इनमें आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल 0 हो जाती है, जो लड़ने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है आपकी इम्यूनिटी की। इसीलिए कोई भी जो इन्फेक्शियस डिसीज है मौका देख के आपकी बॉडी में एंट्री मार देगी। तो यहाँ पर टीबी सबसे कॉमन देखने को मिलेगी, सॉरी टीबी, HIV के HIV वाले मरीज को टीबी है जो कॉमनली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन, सिगरेट स्मोकिंग कैन कॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर। तो सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर, लंग्स कैंसर, बोन कैंसर या फिर ब्लड कैंसर। तो जो भी लोग सिगरेट पीते हैं उनको जो कॉमन कैंसर होने का रिस्क है वो है लंग कैंसर। ये खुद को तो कैंसर करेंगे ही करेंगे, साथ में जो पैसिवली मतलब जिनको ये धुआं लग रहा है सिगरेट का उनको भी हानिकारक रहता है। क्या है, सिगरेट स्मोकिंग जितना जो सिगरेट है जो स्मोक कर रहा है उसके लिए तो डेंजरस है ही, लेकिन जो इसके ऊपर भी ये धुआं छोड़ रहा है सुट्टा लगा के उसको भी ये नुकसान करेगा। सिगरेट स्मोकिंग का जो रीजन क्या होगा वो होगा लंग्स कैंसर। नेक्स्ट वन, आशा वॉज एसोसिएटेड विथ NRHM इन विच ईयर। तो जो आशा वर्कर है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है NRHM के थ्रू कब आई थी, 2007, 2005, 2018 या फिर 2009। तो ये आई थी 2005 में, कब, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द बेनिफिशियर्स ऑफ JSY स्कीम। जननी सुरक्षा योजना क्या है, एक है JSSY, दूसरी है जननी सुरक्षा योजना। इस जननी सुरक्षा योजना के बेनिफिशियर्स कौन है, वुमन हैविंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एट गवर्नमेंट एंड एक्रेडिटेड हॉस्पिटल, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर ऑफ एज या फिर ऑल डायबिटिक वुमेन। तो JSY स्कीम के बेनिफिशियर्स यदि पूछे जाते हैं तो वो है ऐसी वुमेन जिनकी
हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या जो हॉस्पिटल को गवर्नमेंट्स के थ्रू परमिशन मिली हो उनके लिए, सॉरी जो एक्रीडिटेड और जो जुड़ी हुई हॉस्पिटल है सरकार से उनके लिए। तो JSY स्कीम जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी मैटरनल न्यूनेटल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए, किसके थ्रू, इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल डिलीवरी में बढ़ावा देके कैश इंटेंसिव भी दिया गया था आशा वर्कर के लिए, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए। जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है उनका अमाउंट अलग है, हाई परफॉर्मिंग स्टेट का अमाउंट अलग है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग पॉपुलेशन डेटा। कहीं की भी जनता का क्या है, कहीं की भी जनता का जो क्या करना है आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करने का, सेंसस, SRS, NFHS दैट मीन्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या फिर नन ऑफ द अबव। पॉपुलेशन डेटा ऑथेंटिक मतलब एक रिलायबल डेटा आपके पास अवेलेबल हो तो वो सही सोर्स है सेंसस। क्या है, सेंसस, जो कि हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। 2011 के बाद अभी तक तो जनगणना नहीं हुई है, लेकिन हर 6 महीने में SRS डेटा अपडेट किया जाता है, जिससे आइडिया हो जाता है कि कहाँ की जनता कितनी है, कितनी बढ़ रही है, मोर्टेलिटी क्या है वहाँ की, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, मैटरनल क्या है, कितनी अंडर 5 मोर्टेलिटी है, कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, क्या सेक्स रेशियो, ये सभी चीज़ें नाउअडेज SRS डेटा से काम चलाया जा रहा है एज कम्पेयर टू सेंसस के। नेक्स्ट वन, a campaign that is promote to behavior changes for use of oral contraceptive pills। तो OCP पिल्स यूज करने के लिए कैंपेन चलाया गया था, उस कैंपेन का नाम क्या है, हमझोली की बोली, गोली की हमझोली, गोली की सहेली, या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन MP में आया हुआ है कि कौन सा कैंपेन लाया गया था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लिए, तो जो कैंपेन है उसका नाम था गोली की हमझोली। क्या है, गोली की हमझोली, जनता को अवेयर कराना कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उससे क्या हो सकता है, क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सभी चीज़ें इसके बारे में बताई गई थी। कैंपेन का नाम क्या है, गोली की हमझोली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोबैको प्रोडक्ट। तो इनमें से तंबाकू का बना हुआ प्रोडक्ट कौन सा नहीं, बीड़ी, खैनी, सिगरेट, या फिर डोडा पोस्ट। सिगरेट सबने देखी, बीड़ी देखी, खैनी तो मैंने भी नहीं आज तक देखी। तो जो तंबाकू से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है होगा डोडा पोस्ट। क्या है, डोडा पोस्ट। पोस्ट अफीम के लिए बोया जाता है। देखिए यहाँ पर पोस्ट के जो डोडा पोस्ट के जो छिलके हैं, जो अफीम जो पोस्ट से इनके छिलके हैं उनको कहा जाता है डोडा, जिसको पानी में भिगोकर जो भी अफीम बनी हुई है उस अफीम को बाहर निकाला जाता है। तो इसमें से मॉर्फिन और कोडीन निकाले जाते हैं जो कि दवाइयों के काम में आते हैं। तो जो साधारण मॉर्फिन होती है उसमें 8 से 13% ही अफीम रहेगी, और यहाँ पर मैक्सिमम, और जो मॉर्फिन है कब दी जाती है, जब कुछ विसरल पेन ऑर्गन में दर्द हो रहा हो तब। तो यहाँ पर डोडा पोस्ट क्या है, अफीम से रिलेट करता है, ना कि सिगरेट प्रोडक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रिबन इज एक्सप्रेस रिलेटेड टू। रेड रिबन किसके लिए, कैंसर अवेयरनेस, मलेरिया अवेयरनेस, एड्स अवेयरनेस या पोलियो अवेयरनेस के लिए। तो रेड रिबन लाल फीता है, यूज किया जाता है एड्स अवेयरनेस के लिए। किसके लिए, एड्स अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट वन, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के चेयरमैन कौन है, कौन होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, CMHO, जिला प्रमुख या फिर MLA। जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं CMHO। डूबने वाला पेशेंट होता है और डूबने के कारण डेथ होती है, मेन वो होती है एस्फेक्सिया के कारण। किसके कारण, एस्फेक्सिया के कारण। नेक्स्ट था आपको क्वेश्चन, फॉर द स्टरलाइजेशन टू ऑपरेशन थिएटर व्हाट गैस और मेथड शुड बी यूज्ड। तो OT को स्टरलाइज करने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है, ऑटोक्लेविंग, फ्यूमिगेशन, रेडिएशन या फिर इरिगेशन। तो कौन सी मेथड अपनाई जाती है OT को
स्टरलाइज करने के लिए, तो वो है फ्यूमिगेशन। कई बार आपको विथ मशीन के भी बताया गया है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, ऑल आर द नॉन साइकोटिक सब्सटेंस एक्सेप्ट, सभी नॉन साइकोटिक सब्सटेंस हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है आपको नार्कोटिक्स, ओपियोइड्स, एस्प्रिन या फिर मॉर्फिन। तो जो यहाँ पर नॉन साइकोटिक सब्सटेंस है वो सब हैं मॉर्फिन को छोड़कर। नेक्स्ट वन था आपको क्वेश्चन, विच कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाला कैंसर कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर या फिर यूट्रस। फीमेल्स में इंडिया में वो है ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, फास्ट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, फास्ट रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? टेकिपनिया, ब्रेडिपनिया, इयोपनिया या फिर डिस्निया। डिस्निया का मतलब होगा ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इयोपनिया का मतलब है कि नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है वो आपका, ब्रेडिपनिया का मतलब है लो ब्रीदिंग, क्लियर, लो रेस्पिरेटरी रेट, लेकिन फास्ट रेस्पिरेशन का मतलब होगा यहाँ पे टेकिपनिया। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? ऑप्शन में था आपको पल्स प्रेशर, पल्स डेफिसिट, कार्डियक आउटपुट या फिर टाइडल वॉल्यूम। सो अकॉर्डिंग टू यदि क्वेश्चन के आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से माइनस करते हैं, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी इक्वल टू पल्स प्रेशर। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन आपको लगता है कि पल्स डेफिसिट नहीं था, कार्डियक आउटपुट नहीं था, टाइडल वॉल्यूम नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आपका आंसर पल्स प्रेशर ही था। यदि आपको नॉर्मल पल्स प्रेशर पूछा है तो आप 120 माइनस 80 करके निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से हो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है पल्स प्रेशर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ कोविड स्वैब, तो जब आप कोविड का जो स्वैब कलेक्ट करते हैं ओरोफेरेंजियल वे से, तो यहाँ पर किस एंगल में कलेक्ट करेंगे? 70, 40, 60 या फिर 50। तो जो कोविड स्वैब कलेक्ट किया जाता है 70 डिग्री एंगल पे कलेक्ट। नेक्स्ट वन इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर इज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डचेन डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 10 बार पढ़ाया गया है, स्पेशली एक्स लिंक रिसेसिव वाला। तो यहाँ पर ये डचेन डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर, और ये आई थिंक यूपीसीएचओ के एग्जाम में भी आया हुआ था, जिन्होंने यदि प्रीवियस पेपर देखे होंगे यूपीसीएचओ के, उसमें आपको एक क्वेश्चन है जो आया हुआ था। नेक्स्ट वन इज फॉर स्टेबलाइज और इमोबिलाइज हिप इन न्यूबॉर्न यूजिंग विच एड्स, तो यदि आपको इमोबिलाइज करना है न्यूबॉर्न बेबी में हिप या फिर स्टेबलाइज करना है, तो यहाँ पर कौन सा एड आप अपनाएंगे या फिर कौन सा मेथड अपनाएंगे? हेलो वेस्ट, तो ये हेड के लिए होता है, हिप स्पाइका कास्ट या फिर स्केलेटन ट्रैक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो हिप स्पाइका कास्ट है जो यूज़ की जाती है मोबिलाइज करने के लिए, हिप के लिए, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज में। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी केयर ऑफ पेशेंट ऑफ हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन, तो यदि किसी पेशेंट को हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है तो कौन सी प्राइमरी केयर दी जाएगी? एल्बेंडाजोल, पेंटोप्रोजोल, पेनिसिलिन या फिर एनिटिडिन। सबको पता है हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए एंटी हेलमिंथिक मेडिकेशन है जो फर्स्ट प्राइमरी बेस पे यूज़ की जाएंगी, कृमिनाशक दवाएं, वो है यहाँ पे आपकी एल्बेंडाजोल। क्लियर? नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट कोविड-19, तो कोविड-19 के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? स्पूटम टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट और RT-PCR, यूरिन टेस्ट या फिर शुगर टेस्ट। तो कोविड-19 को कंफर्म करने के लिए जो बेस्ट मेथड होती है वो होगी RT-PCR टेस्ट। कौन सा? RT-PCR टेस्ट। नेक्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ टेकिंग सैंपल विथ हेल्प ऑफ स्वैब फॉर कोविड-19, तो कोविड-19 वाले पेशेंट का जो आप स्वैब कल्चर करते हैं तो यहाँ पर कैसे करेंगे? फेरिंग्स से, ओरोफेरिंग्स से, लैरिंगोफेरिंग्स से या फिर माउथ से। तो जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है स्वैब के थ्रू कोविड-19 के पेशेंट का, वो था ओरोफेरिंग्स रूट से। कैसे? ओरोफेरिंग्स रूट से। यदि आपको ऑप्शन में नेजोफेरिंग्स रहा हो तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेजोफेरिंग्स था ही नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपका आंसर ओरोफेरिंग्स रहेगा। नेक्स्ट वन इज
बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स कम्स फ्रॉम विच स्टेज? तो बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स किस स्टेज में आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज? यहाँ पर लेबर की स्टेज की बात की जा रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में तो सर्विक्स डायलेट ही होती है, तो सेकंड स्टेज में जब बेबी पुश करने के बाद जो नीचे की तरफ आएगा, उनको बाहर निकलने वाला होगा, वो स्टेज कहलाएगी बियरिंग डाउन। और बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। थर्ड में प्लेसेंटा बाहर आएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ थर्ड स्टेज? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का कौन सा पार्ट नहीं है? कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, फंडल मसाज, ग्रेविटी मैनिपुलेशन और प्लेसेंटा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर कॉर्ड ट्रैक्शन को कंट्रोल किया जाता है थर्ड स्टेज में, फंडल मसाज की जाती है ताकि प्लेसेंटा बाहर आ जाए और पीपीएच को आप प्रिवेंट कर सकें। ग्रेविटी मैनिपुलेशन ऑफ प्लेसेंटा ये भी किया जाएगा, लेकिन ऑक्सीटोसिन तो इनिशियली ही दे दिया जाता है, इवन फर्स्ट स्टेज के पहले ही जब जो कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उस टाइम पर ही दे दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, अ टीचर टीचिंग अ क्लास एंड टेक अ सैंपल ऑफ लंग इन फॉर्मेलिन विथ विच टाइप ऑफ सैंपल इट इज? यदि आपने क्लास में आपके टीचर सीधा लंग्स लेके आ गए, फॉर्मेलिन में रखा हुआ है वो लंग्स, तो क्या है, क्योंकि फॉर्मेलिन केमिकली यूज़ किया जाता है कोई भी स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे, अदरवाइज जो भी ऑर्गन आपने प्रिजर्व करके रखा है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर लंग लेके आए हैं, लंग्स लेके आए, फॉर्मेलिन में रखा हुआ है, तो ये क्या है? रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, स्पेसिमेन है कि प्रोजेक्ट है? ये कहलाएगा आपका स्पेसिमेन। नेक्स्ट वन इज विच पोजीशन इज गिवन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट इन ट्रॉकियोस्टोमी? देखिए दो क्वेश्चन आए थे, एक कॉन्शियस में एक अनकॉन्शियस में। तो यहाँ पर अनकॉन्शियस पेशेंट में यदि पर्सन की ट्रॉकियोस्टोमी हुई है तो कौन सी पोजीशन देंगे? लेटरल, सुपाइन, सेमी फॉलोअर या फिर प्रॉन? तो अनकॉन्शियस है पेशेंट तो सुपाइन पोजीशन देंगे। फिर नेक्स्ट था कि पेशेंट कॉन्शियस है और ट्रैकियोस्टोमी हुई है, तब कौन सी पोजीशन देंगे? तब हम देंगे सेमी फॉलोअर पोजीशन। विच पोजीशन इज विच सॉल्यूशन है यहाँ पे? विच सॉल्यूशन इज यूज टू क्लीन अ ट्रॉली ऑफ अ कोविड वार्ड? कोविड वार्ड में यदि जो ट्रॉली रखी हुई है आपकी मेडिकेशन की, तो आप किस सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे? 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड से, डेक्सट्रोज से, लिंगल लैक्टेट से कि डिटॉल से? तो कोविड-19 का कोई भी आइटम होता है वो जनरली सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सीक्रेटेड बाय इंट्रायूट्राइन डिवाइस? जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है क्या सीक्रेट कर दी है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, लेवोनोजेस्ट्रॉल या फिर टेस्टोस्टेरोन? लेवोनोजेस्ट्रॉल तो आइकेन, आईपिल या फिर माला एन माला डी में रहेगा, लेकिन जो आईयूसीडी रिलीज करती है वो होता है प्रोजेस्ट्रॉन। क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि प्रोजेस्टासेट हो गया, एलएनजी मेरेना हो गया, सब क्या रिलीज करती हैं? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज बैरियर मेथड यूज्ड इन मेल पेशेंट? मेल पेशेंट में कौन सी बैरियर मेथड यूज की जाती है? डायफ्राम, जेली, आईयूसीडी या फिर कॉन्डोम? तो मेल पेशेंट में बैरियर मेथड पूछिए तो वो होगी कॉन्डोम, फीमेल में पूछते तो डायफ्राम। नेक्स्ट वन इज HIV पेशेंट इज टू एडवाइज्ड ऑल एक्सेप्ट? तो HIV पेशेंट के लिए सभी चीज़ें एडवाइस की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। डोंट डोनेट योर ब्लड, ये बिल्कुल एडवाइस किया जाएगा कि यदि आप अपना ब्लड डोनेट ना करें, अदरवाइज आपको जो HIV यदि आपने किसी दूसरे पर्सन को आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया तो उसको भी हो जाएगा। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, इसको लिए भी आप बोलेंगे सेल्फ एनस इंटरकोर्स कोर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पर आप पर्सन के लिए क्या एडवाइस नहीं करेंगे? वो होगा सेल्फ एनस इंटरकोर्स कोर्स। नेक्स्ट वन इज द एंगल यूज्ड टू इंसर्ट गॉडल्स ओरोफेरेंजियल एयरवे? तो गॉडल ओरोफेरेंजियल एयरवे जब यूज किया जाता है कितनी डिग्री एंगल पे इंसर्ट किया जाता है? 180, 70, 60 या फिर 45? तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें, जो गॉडल्स और ओरोफेरेंजियल एयरवे है, इसको इंसर्ट करने के बाद 180 डिग्री पे घुमाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट वन इज हाउ टू गिव CPR टू 9 month old? 9 महीने के बच्चे को CPR आप कैसे देंगे? बाय फिस्ट,
बाय 2 फिंगर्स, बाय हैंड्स या फिर बाय 2 हैंड्स। तो 9 महीने का बच्चा है यदि तो उसको CPR आप देंगे 2 फिंगर्स के थ्रू। कैसे? बाय द 2 फिंगर्स। नेक्स्ट वन इज विच विटामिन इज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कौन सा विटामिन है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स है? विटामिन A, D, E या फिर B? तो विटामिन E कहलाएगा आपका एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। कौन सा? विटामिन E। नेक्स्ट वन इज इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो IOP किससे मेजर किया जाता है? टोनोमेट्री से, ऑप्थेल्मोस्कोपी से, लैरिंगोस्कोपी से या फिर नन ऑफ द अबव। ऑटोस्कोप भी यहाँ पे हो सकता है जो आपके कान को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इंट्राओक्यूलर प्रेशर पूछा है, आंखों का प्रेशर, तो टोनोमेट्री से चेक किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रिएटेड। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, किसी का कहना स्ट्रिएटेड था, किसी का कहना है कि नॉन इनवॉलेंट्री था। तो यहाँ पर एज एन इस क्वेश्चन के आपका आंसर होगा स्मूथ मसल। क्या होगा? स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स कौन से हैं? लाइपेज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर सेल्यूलोज। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड इनमें से सेल्यूलोज। पॉलीसैकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट है, इसमें जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। बट एज एन ऑप्शन में आपके पास क्या है? सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज की जगह यदि स्टार्च रहा हो तो आप उसको मार्क कर सकते थे, या फिर ग्लाइकोजन रहा हो तो उसको भी मार्क कर सकते हैं। बट एज एन आप सभी के कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो क्या था कि ऑप्शन में सेल्यूलोज था, तो आपका सेल्यूलोज भी सही है। नेक्स्ट वन इज अ मदर फेल्ट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में माँ क्या फील करेगी? क्विकनिंग, लाइटनिंग, गॉडल साइन या फिर नन ऑफ द अबव। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में, जनरली ये ड्यूरेशन अलग अलग होता है, यदि एज एन एग्जाम में आता है तो ओनली 20 वीक में, 20 वीक में क्विकनिंग फील होगी। तो यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में पूछा है, तो ये क्या है? क्विकनिंग। जो माँ को अपने बेबी के फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो कहलाएगा क्विकनिंग। नेक्स्ट वन इज विच इज अ टोकोलाइटिक एजेंट। तो जो टोकोलाइटिक एजेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ऑप्शन है उतना कंफर्म नहीं है। क्या है? ऑप्शन उतने कंफर्म नहीं है, लेकिन जो टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं, ऐसी मेडिकेशन होती हैं कि यदि प्रीटर्म लेबर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा डिले किया जा सके, वो कहलाते हैं टोकोलाइटिक एजेंट्स। अब यहाँ पर यदि ऑप्शन में आपको फेनिटॉइन, लेविट्रिलॉल, PCM था, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? लेविट्रिलॉल। और टोकोलाइटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि क्या करेंगे, थोड़ा आपके यदि प्रीटर्म लेबर्स आ रहे हैं तो उसको पोस्टपोन करने का काम करेंगे। नेक्स्ट था आपको व्हाट हैपेंड इन टॉन्सिलाइटिस, या फिर टॉन्सिलाइटिस के आपको साइन सिम्टम पूछे गए हो। तो टॉन्सिलाइटिस में क्या है? जो टॉन्सिल्स हैं वहाँ पे हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट अ डेटा रिकॉर्ड। तो डेटा रिकॉर्ड का पार्ट कौन सा नहीं? यूजिंग ग्रीन पेन, शॉर्ट एंड कॉन्साइज मैटर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि नन ऑफ द अबव होना चाहिए। तो डेटा रिकॉर्ड में आप कभी भी बीच के बीच ग्रीन पेन का इस्तेमाल ना करें। ब्लू से तो इवन आप लिखते ही हैं जब भी आप कोई डेटा बनाते हैं अपने हॉस्पिटल रजिस्टर में, लेकिन आप उसमें ग्रीन पेन का यूज ना करें। नेक्स्ट वन इज ऑल वैक्सीन आर इन्वॉल्व इन पेंटावैलेंट वैक्सीन एक्सेप्ट। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन होती हैं किसी एक को छोड़कर। डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस जो कि DPT वैक्सीन है, हेपेटाइटिस B एंड HIV, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन। तो यहाँ पर एज एन ऑप्शन के आप जाते हैं तो ऑप्शन में था डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस B और पोलियो। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पोलियो। नेक्स्ट आपको व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का यदि यहाँ पे ऑप्शन पता नहीं थे, बट यहाँ पर टॉन्सिलाइटिस में आपको फीवर होगा, गले में दर्द होगा, सर्दी होगी, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, जो कि बेसिक इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच कंडीशन कवर सर्वाइकल ओस कम्प्लीटली। तो कौन से केस में सर्वाइकल ओस पूरे तरीके से कंप्लीट रहेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में था एब्रप्टो प्लेसेंटा, बाइपोलर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, फिर प्लेसेंटा एसेटा। तो पूरा सर्वाइकल ओस कंप्लीट होता है प्लेसेंटा प्रीविया में। किसमें?
प्लेसेंटा प्रीविया में, जिसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग भी होगी। नेक्स्ट वन था आपको मेंटल हेल्थ एक्ट अमेंडमेंट इन। मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 1987 में, 2011 में, 2001 में कि नन ऑफ दी अबव। मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट वन था यहाँ पे कंडीशन इन विच पेशेंट इज हैप्पी एंड सैड बोथ, मतलब एक ही पर्सन कुछ टाइम पे खुश है और कुछ टाइम पे दुखी हो जाता है, तो ये क्या है? सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, ओसीडी है या फिर मैनिया है। तो यदि पर्सन हैप्पी हो रहा है दैट मीन्स मैनिया, लेकिन दूसरे पल सैड हो रहा है मतलब डिप्रेशन। तो दोनों चीज़ें देखने को मिलती है बाइपोलर में। किसमें? बाइपोलर में एक ही पर्सन में एक टाइम पे पता चला सुबह बहुत खुश है, शाम के टाइम दुखी हो गया, रो रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो ये सब क्या है? बाइपोलर के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टोर्स विल बी ओपन अप टू ड्यूरिंग 2016 अंडर प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना एज पर यूनियन बजट फॉर द ईयर 2016 और 17। तो 2016-17 के बजट के हिसाब से जो स्टोर खोले गए थे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के, तो यहाँ पर कितने स्टोर खोले गए थे? 1000, 3000, 4000 या 2000? तो 2016-17 के बजट के हिसाब से जो स्टोर खोले गए थे वो कितने थे? 3000। ये योजना आई थी 11th पंचवर्षीय योजना के तहत 2008 में, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो यहाँ पर मार्च 2017 तक 3000 स्टोर हैं जो खोले गए थे। पूरे देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे और जो मेडिसिनल प्रोडक्ट थे वो थे 1000। इसमें मेडिसिनल सर्जरी के जो भी ज़रूरी जो स्टेंट हैं, अलग अलग जो प्राइवेट हॉस्पिटल लूट मार करके पैसा लेती हैं वो, उसके तहत यहाँ पे इनको खोला गया था। तो यहाँ पर जो ये योजना यदि पूछें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे आई थी 2008 में, और 2017 तक 3000 स्टोर हैं जो खोले गए थे इसके। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर दिया गया है जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। व्हेन वॉज द प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च? तो ये आई थी अगस्त 2014 में। किसमें? अगस्त 2014 में। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना इज मीन फॉर विच पॉपुलेशन? तो इंदिरा आवास योजना लाई गई थी किस कहाँ की जनता के लिए? सेमी अर्बन, अर्बन एंड रूरल, रूरल या फिर अर्बन एरिया के लिए? तो जो इंदिरा आवास योजना है कहाँ की पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी लोग ANM के पेपर्स लेना चाहता है, CHO के पेपर्स लेना चाहता है, सीरीज़ लेना चाहता है, तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उनको परचेस कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।